जी। क्लास हम लोगों ने ये बात कर ली कि जी आपके पास इनपुट पावर विल बी इक्वल्स टू द आउटपुट पावर, ठीक है। तो ये बात होगी, हमने ये यहाँ पे बात कर ली। तो हमने अपेरेंट पावर के ऊपर बात कर रहे थे। अपेरेंट पावर में फेज एंगल जो है वो हमारे पास नहीं होता, ठीक है। फेज एंगल नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टली आप वी इंटू आई करते हो। तो वो भी अगर मैं यहाँ पे रिलेशन यूज करूँ तो वी पी आई पी वी एस और आई एस, यही वाला मैं यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो मैं इसको भी प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर चाहे वो रियल पावर हो जिसमें कॉस थीटा होता है, या रिएक्टिव पावर हो जिसमें साइन थीटा होता है, या अपेरेंट पावर हो जिसमें आप फेज एंगल कंसीडर नहीं कर रहे, तीनों केसेस में आपके पास इनपुट पावर विल बी इक्वल्स टू द आउटपुट पावर होगी, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, तो ये एक और चीज है जी, इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ ट्रांसफार्मर। तो इसमें एक वर्ड आ गया इंपीडेंस, ठीक है। तो इंपीडेंस तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है, हमने स्टडी किया हुआ है कि उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब करना क्या चाह रहे हैं हम, करना ये चाह रहे हैं हम कि जी इसको मैं इधर रख देता हूँ। हाँ, करना ये चाह रहे हैं कि अगर इंपीडेंस आ गई है, लगी हुई है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे, तो उसको हम प्राइमरी साइड पे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं फॉर स्टडी। सो क्लास, लेट्स से वी हैव, हाँ, वी हैव द इम्पीडेंस ऑन द सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो इसको ये जेड एल फॉर द लोड, ठीक है, ये लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये मैंने पहले ही बताया कि आपको अगर सेकेंडरी साइड पे कुछ भी कनेक्ट करते हो तो आप उसको लोड कंसीडर कर रहे होते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल की भी टर्म होती है। इसमें कोई बल्ब हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है जिससे आपने काम कराना हो, तो उसको लोड का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए अगर मैं रिलेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, ओहम लॉ लगा के जेड एल इज इक्वल टू वी एस ओवर आई एस, ठीक है। तो ये इंपीडेंस हमने पहले स्टडी की हुई है कि इंपीडेंस क्या होती है, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो ये होती है। तो ओके, तो मेरे पास ये ट्रांसफार्मर का सिंबल बना हुआ है बीच में, इस साइड पे वी पी आई वी है, इस साइड पे वी एस और आई एस है, ठीक है। तो इम्पीडेंस ऑफ द लोड, तो ये तो आ गया है। अब मैं अगर कहता हूँ कि इम्पीडेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट, अगर मैं कहता हूँ कि प्राइमरी साइड पे मैंने, अगर मैंने इम्पीडेंस लिखनी है तो मैं क्या फार्मूला लिखूंगा, वही फार्मूला लिखूंगा जो यहाँ पे यूज किया है। तो उसको मैंने जेड एल डैश कर दिया, ठीक है, जेड एल डैश के मैं अब ये वाली इंपीडेंस इधर लाना चाह रहा हूँ, लेकिन अब किस तरह लाऊंगा वो आप लोग अभी देखेंगे। कि वी पी ओवर आई पी, ओहम्स लॉ लगाया एज इट इज, ठीक है, ओहम लॉ लगाया। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने, वी पी की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, ए इंटू वी एस, ए इंटू वी एस। ये कहां से आया, ये वही जो हमने पीछे इक्वेशंस पढ़ी है, ये वाली। तो वी पी मुझे चाहिए, तो वी एस को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया ए के साथ। ए क्या है, ए ये चीज है, तो हम लोग कहते हैं जी हो गए। तो जब मेरे पास वीपी की जगह हम लोगों ने ए इंटू वी एस रिप्लेस कर लिया, तो नेक्स्ट थिंग इज कि आई हैव टू राइट अबाउट द करंट आई पी, ठीक है। तो आई पी की जगह मैंने लिखा आई एस और आई ए। ये कहाँ से आया है, तो ये भी अगेन आई विल गो बैक टू दिस इक्वेशन। तो आई एस और आई पी इज इक्वल टू ए। तो इसमें से मैंने क्या किया, आई पी की मुझे चाहिए तो आई पी को उधर ले गया, तो ए को इधर डिवाइड कर दिया, तो आई एस ओवर ए हो गया आई पी की जगह, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, आई एस ओवर ए हो गया। तो ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर आके इसके साथ स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। इट इज लाइक दिस, मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ। तो ओके, तो इसको लेट मी टाइप फॉर यू पीपल, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि वीपी और आईपी की जगह हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वीपी की जगह तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से लिख दिया है कि जी ए वी एस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है जी डिवाइड हुआ हुआ, ठीक है, ये डिवाइड है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिवाइड। अब मैंने आईपी की जगह क्या रिप्लेस करना है, आईपी की जगह लिखना है आई एस ओवर ए, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एस, और आई एस डिवाइडेड बाई ए है, ठीक है ना। तो ये अगेन डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैं इसका कलर अब दूसरा लगाता हूँ ताकि आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सको। आई एस, और यहाँ पे हम लिखते हैं ए, ठीक है, ए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को जो चीज बताई है, ये हमने किसकी जगह रिप्लेस की है, ये हमने रिप्लेस की है जी फॉर आई पी, ठीक है। तो हम मैथ के अंदर ना, मैथ के अंदर हमारे पास एक रूल होता है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर डिवाइड के नीचे भी कोई चीज डिवाइड हो रही है तो ये ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये ऊपर चली जाती है, तो ऊपर जब जाएगी तो ए पहली एक ऑलरेडी है,
एक और ए आ गया आपके पास, ठीक है, तो दैट विल बिकम द ए स्क्वायर। जी गुलाम अब्बास, क्या क्वेश्चन है जी आपका? यू कैन टाइप, यू कैन टॉक, बिकॉज आपका माइक नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है, तो आप या तो दोबारा ज्वाइन करें या यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी, तो ए ऊपर चला गया तो ए स्क्वायर हो गया, और वी एस डिवाइडेड बाई आई एस हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ, ठीक है, और हमने क्या लिखा है जी, वी एस ओवर आई एस, हमारे पास क्या था, जी एल था, तो जी एल, ठीक है, तो ये चीज हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर मैंने ये वाली जी एल को प्राइमरी साइड पे लेके आनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद दैट, ठीक हो गया, तो ए स्क्वायर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो भी सेकेंडरी साइड पे इंपीडेंस होगी उसको हम ला सकते हैं टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड, बट आई नीड टू मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, और ए क्या है मेरे पास, ए इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ एन पी ओवर एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी, ठीक है, तो ये ए है मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, तो लेट मी क्लियर द स्लाइड्स। हाँ जी, ओके जी, तो ये क्वेश्चन है जी कि जी वी हैव 100 के के स्टैंड फॉर किलो, और वी ए हमारे पास है, तो ये पावर है हमारे पास, ठीक है ना, वी और ए मैंने पहले ही बताया था कि अपेरेंट पावर में आपके पास फेज एंगल नहीं होता, तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हो तो आप फिर उसको लिखते भी वी और ए ही हो, तो ये हमारे पास पावर आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की पावर है। नेक्स्ट इज 2400/240 वोल्ट्स, ठीक है, 2400/240 वोल्ट, तो ये तरीका होता है लिखने के लिए, ठीक है, तो जो पहले लिखा हुआ है स्लैश इस साइड पे, दिस इज द प्राइमरी साइड वोल्टेज, और जो सेकेंडरी साइड पे लिखी हुई है, सॉरी, जो दो स्लैश की राइट साइड पे लिखा हुआ है वो सेकेंडरी साइड की वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है, तो 2400/240 मीन्स कि आपके पास प्राइमरी वोल्टेज, और ये सेकेंडरी वोल्टेज आपको बता दी गई है, सेकेंडरी साइड पे 240 वोल्ट्स है और प्राइमरी साइड पे 2400 वोल्ट्स है, तो आपको क्या लगता है, इज दिस अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? जी ग्लास, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स ताकि हम पता चल सके कि हमें क्या है ये, इज इट अ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? ओके, जी अजमत अली हैज रिटन स्टेप डाउन, गुड, या सो अ लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग एज अ डाउन, सो दैट मींस कि हमारे पास ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल ठीक है जी, सब लोग ठीक कह रहे हैं, तो क्योंकि प्राइमरी साइड 2400 वोल्ट बहुत ज्यादा है, तो सेकेंडरी साइड पे कम हो रही है, जी हामिद अली हमजा जाहिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ओके, तो नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी जो कि 60 हर्ट्ज है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है ऑन बोथ साइड्स, तो 60 हर्ट्ज इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ आ भी गया हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक हो गया। ओके, यूज ट्रांसमिशन लाइन एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो हमने क्या काम करना है, वी हैव टू डिटरमिन द टर्न्स रेशियो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमिन द टर्न्स रेशियो, तो टर्न्स रेशियो का फार्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है फार्मूला? टर्न्स रेशियो, दैट इज ए, तो ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स एन पी ओवर एन एस, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो अभी हमारे पास यहाँ पे बताए ही नहीं गए, इसके अलावा हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? तो इसके अलावा हमने पढ़ा है कि वी पी ओवर वी एस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप पीछे चलते हो इक्वेशन देखते हो तो ये सारी इक्वेशन यूज कर सकते हो ए फाइंड करने के लिए, एन पी और एन एस, आई एस ओवर आई पी, या वी पी ओवर वी एस, आप ये सारे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ओके, तो इनमें से हमें चूंकि वोल्टेजेस गिवन है तो हम वोल्टेजेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज वी पी ओवर वी एस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टर्न्स रेशियो फाइंड कर सकते हैं ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 2400/240, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 10 आएगा, ठीक हो गया, ओके, तो हमारे पास ये 10 आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेकेंडरी लोड इंपीडेंस एंड व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी करंट, दो चीजें हमने बतानी है जी, लोड इंपीडेंस एंड व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी करंट, तो लोड इंपीडेंस का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है जी एल, ठीक है, लोड साइड पे इज इक्वल टू क्या है जी, वी एस
ओवर आई एस। तो यहां से तो हमें आई एस गिवन ही नहीं है, तो हम लोग फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम लोग पावर का फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एस इज इक्वल टू पी, क्योंकि पी इन इज इक्वल टू पी आउट, तो पावर तो सेम रहेगी। तो पावर तो हमें पता है 100 kV है, वोल्ट एम्पेयर्स। उसी तरह से 1000 है, या यहाँ पे हमारे पास 100 किलो की जगह हमने 1000 यूज कर लिया, ठीक है। और P डिवाइड बाई V तो I आ जाएगा, ठीक है। तो हमें फेज एंगल नहीं चाहिए फिलहाल, हम लोगों को फेज एंगल से कुछ नहीं काम, तो इसलिए फेज एंगल की जरूरत नहीं है। तो हम लोग चूंकि सेकेंडरी साइड पे ही काम कर रहे हैं, तो वहां पे फेज एंगल जो भी होगा वो हमें उससे कोई वो नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज के आई एस की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। फाइंड करना है व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी करंट, ठीक है। तो प्राइमरी करंट हमने कैसे फाइंड करना है? प्राइमरी करंट इज इक्वल टू आई एस ओवर ए। तो चूंकि हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है हम लोगों को, तो हम लोगों को अगर इनमें से कोई एक करंट भी पता चल जाती है और टर्न्स रेशियो ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो हम लोग दूसरी करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एस हमने फाइंड कर लिया है, तो ए इंटू आई पी मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू आई पी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी साइड की करंट आ जाएगी, ठीक हो गया। तो लोड साइड पे अब हमने इंपीडेंस करना है, फाइंड द लोड इंपीडेंस रेफर टू द प्राइमरी। तो ये हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा है कि ये हम कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी साइड पे जी लोड दी हुई है और अगर हमने उसको रेफर करनी है प्राइमरी साइड पे, उसको लेके जाना है, सेकेंडरी साइड वाली को लेके हमने प्राइमरी साइड पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे? हम लोगों को ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ओके, तो ए स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी ये फाइंड की हुई है, तो ए स्क्वायर इंटू जी लोड, तो ये हमारे पास लोड इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड आ गई, ठीक हो गया। ओके, तो क्लास एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? तो यू पीपल कैन रेज द हैंड, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो, कि हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरह से उसकी जो है वो वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि चूंकि प्राइमरी वाइंडिंग है हमारे पास, तो इसमें से आपके पास फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं, और ये चूंकि कोर होती है हमारे पास, तो इस कोर की प्रॉपर्टी ये है कि ये इन फ्लक्स को पास होने देती है, ठीक है। तो इस कोर के अंदर जो फ्लक्स ट्रेवल करता है, तो वो इस वाइंडिंग तक पहुंचता है, ठीक है। तो इस वाइंडिंग में से जब वो फ्लक्स गुजरता है, तो इस वाइंडिंग में जो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास यहाँ पे दोबारा वोल्टेजेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज, इसमें लिखा हुआ है कुछ लीकेज फ्लक्स होती है, लीकेज फ्लक्स है, और दूसरी जो है आपके पास म्यूचुअल फ्लक्स है, ठीक है। तो लीकेज फ्लक्स कौन सी होगी? जो आपके पास ये जो जाया हो रही है, ये जो एयर में जा रही है, क्योंकि ये इस वाइंडिंग तक पहुंच ही नहीं पा रही। और बाकी जो ये वाली म्यूचुअल है, इसके थ्रू ये जो इस वाइंडिंग में पहुंच रही है, तो इस वाइंडिंग में पहुंचने के बाद ये इस वाइंडिंग में करंट या वोल्टेजेस जो है वो इंड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस होते हैं। इम्पीडेंस जी, ये इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस को समझने के लिए ये स्लाइड समझ आना जरूरी है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास सेकेंडरी साइड पे इम्पीडेंस कनेक्ट हुई है, उसको आपने लेके आना है प्राइमरी साइड, मतलब ये जी एल कुछ भी हो सकता है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये जी है हमारे पास, हमें ये गिवन है, इसको लेके आना है ऑन द प्राइमरी साइड, इसकी जो भी वैल्यू है वो इधर लेके आनी है। तो क्या काम करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई ए स्क्र विद दैट जी एल। तो यहां से हम खत्म करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं उस जी एल को, ठीक है। उसको ए स्क्र से मल्टीप्लाई करने पड़े, और ए स्क्र क्या होता है वो आप लोगों ने टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यही चीज हमने इस एग्जांपल में देखी है। इस एग्जांपल में क्या था, हमने पहले लोड साइड पे इंपीडेंस निकाली जो कि ये निकली है, इसमें कोई जे वाला पार्ट नहीं आया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये सिंपल रेजिस्टेंस है। तो इसको भी हमने अगर प्राइमरी साइड पे रेफर करनी है, तो प्राइमरी साइड पे क्या होगा? ए स्क्र इंटू 0.576, तो हमने इसको ए स्क्र से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास लोड साइड इज रेफर टू द प्राइमरी साइड पे आ गई है, ठीक है। कि सेकेंडरी वाली इंपीडेंस को हम लेके आ गए हैं प्राइमरी के अंदर। तो प्राइमरी साइड पे अगर इंपीडेंस यूज करनी है, तो 57.6 ओम यूज करनी पड़ेगी। अगर यही इंपीडेंस सेकेंडरी साइड पे लेके जानी है, तो आपको फिर ये कितनी यूज करनी पड़ेगी? 0.576 ओम यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। ओके, ओके जी, बी पार्ट समझ नहीं आ रहा जी। तो बी पार्ट क्या है जी? हमारे पास बी पार्ट है जी, बी पार्ट में व्हाट इज द सेकेंडरी लोड इंपीडेंस। तो सेकेंडरी लोड इंपीडेंस पहले तो निकालनी है।
तो सेकेंडरी लोड इंपीडेंस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये है, बहुत आसान है, VS/IS हमें चाहिए। तो VS तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास ना, VS ये सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, IS निकालना है। तो IS निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या आपने क्या क्या यूज किया कि हमें पावर भी गिवन थी साथ। तो पावर चाहे सेकेंडरी पे यूज कर लो या प्राइमरी साइड पे यूज कर लो, आप करंट उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने वही किया है, हमने करंट निकाली है। ये प्राइमरी साइड पे थी, सॉरी सेकेंडरी साइड पे थी, तो हमने यही पावर यूज की और डिवाइड बाय वोल्ट किया, तो हमारे पास करंट आ गया। जो फार्मूला होता है पावर का, P इज इक्वल टू VI। तो हमें I चाहिए, तो P डिवाइडेड बाय V हो गया, तो I सेकेंडरी आ गई, ठीक है। तो I और V को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकेंडरी साइड की लोड इंपीडेंस आ गई है, ठीक है। और अगर हमें कहा जाता है कि जी आप इसको प्राइमरी करंट भी निकालें, तो IS/A हम यूज करके तो प्राइमरी करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्लास लेट्स मूव ऑन। ओके, तो ये कुछ फ्लक्सेस के ऊपर है जी, कि अगर मैं प्राइमरी साइड में मेरा टोटल फ्लक्स जो होगा, वो जो एयर में फ्लक्स लीक हो रहा है वो प्लस जो इस कोर के अंदर ट्रेवल हो रहा है, तो फाई लीकेज फ्लक्स LB, या लिंकिंग सॉरी लीकेज फ्लक्स, और जो M जो है वो क्या होगा जी आपके पास, दैट इज द म्यूचुअल या फ्लक्स लिंकिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो वो हो जाएगा। तो इसी तरह से प्राइमरी साइड पे कुछ फाई M प्लस फाई LP, और सेकेंडरी साइड पे क्या होगा, फाई M प्लस फाई LS, सेकेंडरी साइड पे जो लीकेज फ्लक्स है वो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास है जी कुछ कोर टाइप कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ शेल टाइप कंस्ट्रक्शन होती है ट्रांसफार्मर्स की, ठीक है। तो क्या फर्क होता है दोनों में। कोर टाइप में क्या हो गया जी, इन द कोर टाइप द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द कोर, ठीक है। तो ये कोर साइड है, जैसे हमने अभी स्टडी की है कि एक वाइंडिंग इस साइड पे होगी, एक कोर की दूसरी साइड पे होगी, तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। शेल टाइप में क्या होगा कि शेल के अंदर बंद हो जाएगा, मतलब सेंटर में वाइंडिंग होगी आपके पास, ठीक है। सेंटर में आपके पास वाइंडिंग होगी और बाकी सारी कोर होगी, तो ये दो डिफरेंस है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। In shell type transformer, the low voltage and high voltage windings are sandwiches between each other. तो क्या सैंडविच कैसे होता है कि हमने एक सेंटर में रख देते हैं वाइंडिंग और एक उसके बाहर वाइंड होती है, दो वाइंडिंग्स हमारे पास हो जाती हैं इस तरह, लेकिन दोनों होती है इस सेंटर वाले इसके ऊपर हुई हुई होती है, ठीक है। तो ये शेल है, मतलब ये बाहर से उसका शेल आ गया और वाइंडिंग दरमियान में आ गई, तो इसलिए इसको शेल टाइप कह रहे हैं, ठीक हो गया। फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन हमने ये अभी स्टडी कर लिया है, ठीक है। कि जी आपके पास स्टेप अप में क्या होगा, हाँ नंबर ऑफ टर्न से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न से भी आप पता कर सकते हो, और वो कैसे आपको पता चलेगा। ट्रांसफार्मर में हमारे पास होगा जी, नंबर ऑफ सेकेंडरी ज्यादा हो जाएंगी टर्न्स और नंबर ऑफ प्राइमरी कम होगी, तो वो स्टेप अप होगा। पहले हमने ये बात की थी कि वी पी जो होगी वो लेस होगी VS से, मतलब सेकेंडरी जिस साइड पे हाई वोल्टेज होगी तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ टर्न्स जिस साइड पे ज्यादा होंगे तो उस साइड पे जाहिर सी बात है वोल्टेज भी ज्यादा होगी, तो ये वही रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा स्टेप डाउन के अंदर क्या है कि जी NP इज ग्रेटर देन NS। तो ये डिफरेंट टाइप्स बता दी गई हैं हमारे पास, ठीक है। कि जी ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर होता है, लीकेज ट्रांसफार्मर, रेजोनेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो लेकिन बैक एंड पे उनकी वर्किंग जो है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हो रही होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इनकी यूजेज डिफरेंट होती है। हाँ जी, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं हमारे पास, ऑटो ट्रांसफार्मर इज a one winding transformer in which a part of the winding is common to both high voltage and low voltage, ठीक है। तो ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर की टाइप है, क्या होती एक ही वाइंडिंग है, ठीक है। तो उसमें से आप नंबर ऑफ टर्न्स जितने कम करते जाओगे उतनी कम वोल्टेज आपको मिलती जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दोगे तो उतनी वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। तो आप हाई वोल्टेज इस पूरी को दे देते हो, लेकिन आप आउटपुट जो है ना वो सिलेक्टेड नंबर ऑफ टर्न्स से ले रहे होते हो, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसमें एक वाइंडिंग होती है। पॉलीफेज ट्रांसफार्मर क्या है जी, पॉलीफेज जैसे नाम के अंदर है, पॉलीफेज हमने सर्किट्स भी पढ़े थे, तो नॉर्मली इसमें 3 फेज आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमने स्टडी किया है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्टडी की है, तो अगर इनको हम जोड़ दें, 3 बना दें, तो ये हमारे पास 3 फेज ट्रांसफार्मर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मतलब उसमें वाइंडिंग्स भी आपके पास डबल हो जाएंगी। देखो ना, अगर एक सिंगल फेज के लिए आपको 2 वाइंडिंग्स चाहिए, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी वाइंडिंग साइड, तो अगर आपके पास 3 फेज आपने बनाना है तो इसको 3 टाइम्स आपने करना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग्स भी आपके पास 3 चाहिए होंगी और सेकेंडरी भी 3 चाहिए होंगी, तो वो 6 आपको वाइंडिंग्स चाहिए होंगी, ठीक है। ओके जी, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या है जी, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज अ मेजरमेंट डिवाइस
that is designed to provide a current in its secondary coil proportional to the current flowing in its primary side। ठीक है, तो एक करंट ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास और एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हमने किसी सर्किट के अंदर करंट मेजर करनी है और वो हाई वैल्यूज होती हैं करंट्स की, तो वहां पे ना हम ट्रांसफार्मर को यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है। ठीक है ना, तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है करंट की, तो हमारे लिए वहां पे उसको मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम ट्रांसफार्मर यूज करके उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पे आपके पास करंट ट्रांसफार्मर है तो वो करंट मेजर करता है, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उसी तरह से तो वो वोल्टेजेस आपको मेजर करके बताता है। ठीक है, तो ये करंट ट्रांसफार्मर सीटी भी इसको कहते हैं, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपको नॉर्मली वोल्टेजेस मेजर करके दे रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये कुछ टेस्ट है कि आपने ट्रांसफार्मर को चेक करना हो कि जी वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसके लिए एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, तो ये आप लोग लैब के अंदर भी मे बी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस दोनों में ना आप जब टेस्ट परफॉर्म करते हो तो आप लोग ये देखते हो कि आपके लॉसेस कितने हो रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, वाइंडिंग के अंदर या कोर के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, तो ये सारे फाइंड करने के लिए आप टेस्ट यूज करते हो। ओके जी, पावर ट्रांसमिशन या क्या है जी, तो पावर ट्रांसमिशन के अंदर जो है ना हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। उसकी क्या क्या ऐसी जरूरत है, तो मेजर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू इंक्रीज द वोल्टेजेस बिफोर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू वायर्स। Wires have the resistance and so dissipate electrical energy at a rate proportional to the square of the current through the power। ठीक है, तो असल में होता क्या है कि जब आप पावर का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर का फार्मूला, P इज इक्वल्स टू, ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, आई स्क्वेयर, आई स्क्वेयर। ठीक है, ये स्क्वेयर ऊपर लिख देता हूँ, इंटू आर। ठीक है, तो स्क्वेयर नहीं लिखा, स्क्वेयर लिखते हैं जी, आई ट्राई आई स्क्वेयर आर। ठीक है, तो ये हमेशा जब भी आपने इलेक्ट्रिकल लॉसेस फाइंड करने होते हैं तो ये फार्मूला यूज होता है, रेजिस्टेंस कितनी है और करंट कितनी फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो जो वायर्स होती हैं उनकी भी रेजिस्टेंस होती है कुछ। ठीक है ना, तो अब हमारा मकसद क्या होता है कि अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, ये चूंकि पावर लॉस है, पी लॉस है जो पावर लॉस में जा रही है, तो अगर हमने इसको कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये आई किसी न किसी तरीके से कम करना चाहिए। ठीक है, तो आई कम कैसे हो सकता है कि हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज करें। ठीक है, ट्रांसफार्मर को पावर तो वही रहेगी, ठीक है ना, पावर तो वही रहेगी, तो करंट जो है आपके पास या तो वोल्टेज स्टेप अप कर सकते हैं, तो करंट आपके पास उस केस में कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही हम लोग कर रहे होते हैं कि ट्रांसमिशन जहां भी होती है वहां पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास वोल्टेजेस हाई हो जाए और करंट बिल्कुल लो हो जाए। जब करंट लो होगी तो हमारे ये जो लॉसेज हैं ये भी कम हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी वो है हमारे पास यूजेज के, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये अगेन एक जनरलाइज फिगर है जिसमें ये दिखाया गया कि आपके ट्रांसफार्मर्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जनरेशन है, तो जनरेटिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो मैंने आपको बताया है, स्टेप अप कर रहे होंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो जब स्टेप अप हो रही होगी तो ये आपके पास जो बड़े टावर होते हैं जिसमें इतनी ज्यादा वोल्टेजेस स्टेप अप करके हम वोल्ट्स कर रहे होते हैं, 138 किलो वोल्ट, 230, 345 किलो वोल्ट्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है ना, तो फिर आप जब आपके पास हमारे पास सिटीज में आती है, ठीक है ना, तो सिटीज में क्या होता है आपके पास के जी, ये ट्रांसफार्मर से फिर उस हाई वोल्टेजेस को आप कम करते हो स्टेप डाउन करके, तो आप लोग घरों को या इंडस्ट्रीज को आप दे रहे होते हो, डिपेंड अपॉन कि आपके पास क्या यूजर है। ठीक है, तो सब ट्रांसमिशन कस्टमर कि अगर यहीं से आपने मजीद आगे किसी जगह पे ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करोगे, और वो इतनी स्टेप डाउन करोगे, इतनी ज्यादा वोल्टेजेस से इतना स्टेप डाउन कर दोगे। अगर कोई फैक्ट्री है उसको चाहिए तो आप उसको इतना स्टेप डाउन करके दे दोगे क्योंकि उसने मशीन्स चला। और इसी तरह से अगर हमारे पास घर के अंदर जैसे यूज हो रहा होता है 240 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स अगर हमें चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जी आपने उसको स्टेप डाउन करके आपको किलो वोल्ट से आप इतना 240 वोल्ट्स लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये डिपेंड अपॉन कि आपको कितनी स्टेप डाउन चाहिए या क्या यूजेज क्या है उसकी। ओके, तो हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के अंदर भी आपके पास ट्रांसफार्मर की यूज होती है। ठीक है, उसमें भी आपको
वोल्टेजेस या वोल्ट ट्रांसफार्मर की यूज हो रही होती है। क्यों यूज हो रही होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पास जो सर्किट्स होते हैं वो बहुत कम वोल्टेजेस के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी हमें स्टेप डाउन करना होता है वोल्टेजेस को, तो वहां पे हम ट्रांसफार्मर को यूज करके आप स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन क्या है जी? The primary, if the primary winding of transformer is connected to a DC supply, means the flux produced in it may not vary but remain constant in magnitude, and therefore no EMF will be induced in the secondary winding except at the moment of switching on. Thus, a transformer cannot be employed for raising or lowering the DC voltages. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ट्रांसफार्मर हमेशा हमेशा AC वोल्टेजेस के लिए यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको चेंज इन फ्लक्स चाहिए, तो चेंज इन फ्लक्स सिर्फ AC अगर सप्लाई दूंगा तो उसमें करंट चेंज होगा, अल्टरनेट करेगा, तो आपके पास फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपके पास स्टेप अप या स्टेप डाउन या म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्म जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, फिनोमेना अकर हो सकता है। ठीक है, तो डीसी की चूंकि चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होती है, तो आपके पास वो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो अच्छा, ये कुछ मजीद टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे एक्साइटेशन करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, कोर लॉस करंट है। तो ये लॉसेस के ऊपर हम बात कुछ कर रहे हैं कि जी आपके पास कितनी करंट है जो कि मैग्नेट बनाने में यूज हुई है। ठीक है, तो उसको मैग्नेटाइजिंग कहेंगे। प्रोड्यूस द फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर कोर, तो उसको मैग्नेटाइजिंग करंट। कोर लॉस क्या होगा कि विच इज द करंट रिक्वायर्ड टू मेक अप फॉर हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। तो ये लॉसेस हैं आपके पास के ट्रांसफार्मर में, जो करंट लॉस के अंदर जा रही है उसको आप क्या कहोगे? आई कोर लॉस करंट। जो कोर के अंदर जो है वो करंट थोड़ी बहुत फ्लो कर रही है उसको हम कहेंगे ये आई कोर लॉस करंट है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, अच्छा ये अगेन लॉसेज है, कॉपर लॉसेज है, मैंने आपको बताए हैं। तो ये कॉपर लॉसेज आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अंदर होंगे। ठीक है, एडी करंट लॉसेज, ये जो लॉसेज है ये आपकी ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, ऑल दो आप कोर ऐसी बनाते हो जिसमें करंट फ्लो ना कर सके, लेकिन फिर भी समहाउ बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो, तो वो एडी करंट उसको कहते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? ये आपके पास आता है जब आपके पास कोर में मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ना आपका मटेरियल सही बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज होती है, कभी उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है, कभी बैकवर्ड हो रही होती है, तो वो इतना जल्दी अपने आप को अलाइन नहीं करता, तो उसमें जो टाइम लग जाता है ये उसको अलाइन करने में, मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर अलाइन होने में जो लॉस होता है वो इस तरह से लॉस होता है। ठीक है, सिमिलरली लीकेज फ्लक्स, तो फ्लक्स जो आपका एयर में जा रहा है, ठीक है ना, जो वाइंडिंग प्रोड्यूस कर रही है वो कुछ कोर में मूव कर रहा है, कुछ एयर में जा रहा है, तो वो आपके पास जो है वो लीकेज फ्लक्स आप उसको कहते हैं। ठीक है, तो ओके, अगर आपको कहेंगे जी ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बना के देखा है, क्योंकि फिजिकली तो उसमें एक कोर होती है और वाइंडिंग्स लगी होती है ना, लेकिन उसको अगर सर्किट उसका ड्रॉ करना हो तो वो हम इस तरह से ड्रॉ करते होते हैं। ठीक है, और वो कैसे ड्रॉ करते हैं जी? कि आपके पास कॉपर लॉसेज को आपने बनाना है, तो क्योंकि वो वाइंडिंग है तो वाइंडिंग को ना इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर के साथ, और जो लॉस होती है वो रेजिस्टेंस पार्ट में लॉस होती है, तो वो ये रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकेंडरी साइड पे भी ये आपके पास आ जाता है। जो कोर होती है उसमें सम ऑफ बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से उसकी में जो लॉस होती है वो रेजिस्टेंस, और बाकी मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं वो इस उसको इंडक्टर बना के हम शो करते हैं और उसको एक्स एम लिखते हैं। ठीक है, और ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने आपने बनाए हैं, एन पी साइड पे और एन सेक्शन। तो समराइज कर देता हूँ क्विकली। ठीक है, हमने कुछ क्लासिफिकेशंस देखी थी ट्रांसफार्मर्स की। ठीक है, कि हमारे पास ट्रांसफार्मर की टाइप्स कौन कौन सी हैं बेस्ड ऑन दी वाइंडिंग्स, उसके ऊपर हम उसको करते हैं कि हमारे पास स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और हमने फिर कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी हमने देखी, उसकी हमने टाइप्स बताई थी, कुछ कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, कुछ शेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने फिगर के ऊपर भी हमने ये बातें की हैं। हाँ जी, फिर हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर बात की। ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर सिर्फ एक वाइंडिंग है। ठीक है, तो एक वाइंडिंग में हमारे पास एक ही वाइंडिंग के ऊपर आप इनपुट अप्लाई कर देते हो, और आउटपुट जो होती है वो आपको उसके अंदर जो टर्मिनल होती है वो आपकी चेंज हो रही होती है। ठीक है, कि आपने कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखने हैं आउटपुट के ऊपर, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी आपकी वोल्टेज जो है ना वो आपको आउटपुट पे मिल रही होगी। ठीक है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। फिर हमने पॉलीफेज ट्रांसफार्मर देखा। पॉलीफेज में जैसे हमने एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को स्टडी किया कि आप एक साइड पे इनपुट अप्लाई करते हो और दूसरी साइड पे आप आउटपुट ले रहे होते हो, तो इनपुट साइड को आप प्राइमरी कहते हो, तो सेकेंडरी साइड को जो है उसके ऊपर आप आउटपुट ले रहे होते हो।
तो अगर आपने 3 फेज हैं तो आपने इसी चीज को आपने 3 टाइम्स करना है, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जो है वो भी डबल आउट हो जाएंगी, कि अगर आपको एक फेज के लिए 2 चाहिए तो 3 फेज के लिए आपको यू रिक्वायर अनदर 4 सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स, ठीक है। फिर हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स पढ़े, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर होता है और वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। तो अगर आपके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट है या वोल्टेजेस है तो उसको मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए फिर हम करंट ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी जो स्टेप अप वाली है या स्टेप डाउन वाली है वो यूज करके हम उसके अमाउंट को कम या ज्यादा करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने कुछ टेस्ट के बारे में बात की कि जी आपके पास ओपन सर्किट टेस्ट होता है या शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो इसके अंदर आप लोग ना लॉसेस को मेजर कर रहे होते हो, ठीक है। फिर हमने ये चीज देखी कि हमें जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसमिशन साइड पे स्टेप अप क्यों जरूरत पड़ता है। तो हमने ये बात की थी कि चूंकि हमारी पावर जो लॉस होती है उसमें आई स्क्वेयर आर हम फार्मूला यूज कर रहे होते हैं। तो आई स्क्वेयर की जगह आप जितनी भी आपकी अमाउंट होगी करंट की वो आप पुट करोगे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा करंट होगी तो उतनी लॉस आपकी पावर जो हो रही होगी वो ट्रांसमिशन के अंदर हो रही होगी, ठीक है। तो हम लोग फिर वहां पे स्टेप अप कर देते हैं ताकि आपके पास वोल्टेज हाई हो जाए और करंट की वैल्यू लो